हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम एनपीएम का टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो इसी के साथ एक और कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर कवर नहीं है, ठीक है, एंड दैट इज पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट। मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं एनपीएम को आए हुए। एनपीएम कोई एक कंसेप्ट नहीं है, आप इसको समझें, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिससे मिल करके एनपीएम बनता है। एनपीएम इज लाइक कि एक अप्रोच है कि हम जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। हम यहाँ पर मार्केट या नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ होती है प्री एनपीएम डेवलपमेंट और कुछ होती है पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट। पिछले 15 सालों में एनपीएम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन चीज़ों को लेकर के, सिटीजन का पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये जो कंसेप्ट थे, कंसर्न थे, उनको लेकर के एनपीएम का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। और उसके बाद में पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ये मैं अभी कवर नहीं करवाऊंगी, ये जब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में जब हम सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे या जो एडिशनल टॉपिक के तौर पे मैं इस चीज़ को कवर करवाने वाली हूँ। क्योंकि पोस्ट एनपीएम डिमांड करता है कि आपको सब्जेक्ट की कमांड हो। पहले आप 21st सेंचुरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को समझते हो, तो आप जैसे थर्ड मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ा, उसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है आप गवर्नेंस पैराडाइम को पढ़ो। आपको पता हो कि न्यू वेबेरियन स्टेट क्या होता है, डिजिटल गवर्नेंस क्या है, और बहुत सारे टाइप ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है, उनके बारे में आपको पता हो। जैसे कुछ कंसेप्ट हैं, एक है होल ऑफ गवर्नमेंट, एक और कंसेप्ट है आपका जैसे वन स्टॉप शॉप मॉडल है। अदर देन दैट बहुत सारे मॉडल्स आते हैं इसमें पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट के अंदर, तो वो हम कवर करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट को, वो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। ये बताने के लिए, अगर आपको लगे कि हमने एक टॉपिक छोड़ दिया, इसको कवर नहीं करा, तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि नहीं, वी विल डिस्कस अबाउट पोस्ट एनपीएम बट अभी नहीं। और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगी, अगर आप बिगिनर हो, अभी अपने पढ़ना स्टार्ट करा है, तो इस टॉपिक को मत छेड़ो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करेंगे पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करने के लिए, इन द सेंस प्रिपेयर करने के लिए, एक प्रोग्राम चलाया, छोटा सा इनिशिएटिव है हमारा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसमें ये होता है कि हम डेली बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, और ये आपको जैसे मटेरियल नोट्स आपको मिल रहे हैं, इसी के साथ आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता है, ताकि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सप्लीमेंट कर पाओ। कईयों को डाउट होता है कि मैं क्या डे 1 से स्टार्टिंग करूं आंसर्स लिखने की, कि अभी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, अभी तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आंसर राइटिंग क्या मैं डे 1 से करना स्टार्ट कर दूं। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ये आंसर राइटिंग यूपीएससी लेवल की नहीं है शुरुआती दौर में। तो इसमें ये होता है बेसिकली कि आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए जाते हैं बिगिनर के लेवल पे। जैसे आप मान लीजिए पब्लिक चॉइस थ्योरी पर ही किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या एनपीएम पे ही कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज एनपीएम, व्हाट फैक्टर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एनपीएम, ठीक है, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ एनपीएम। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। ये ना आपके कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, एक क्लैरिटी देते हैं, और फिर ये होता है कि दिन में आप जो 2 घंटे लगा रहे हो उससे बेनिफिट कितना हो रहा है। कई होते हैं ना कि पढ़े जा रहे हैं लेकिन कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे जो भी वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है फॉर द फर्स्ट रिविजन और फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, उसमें हम आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस देंगे अटेम्प्ट करने के लिए। तो कंसेप्ट बिल्डिंग पे हमारा ध्यान रहेगा। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, देन विल मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के और यूपीएससी लेवल क्वेश्चन हम पूछेंगे, बट ये वीकली टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट नहीं। और जब आपका सेकंड रिवीजन भी हो जाएगी, जैसे ये अभी मैंने आपको बताया पोस्ट एनपीएम जैसे टॉपिक, ये हम सेकंड रिवीजन में कवर करेंगे। एंड थर्ड में आपके जो आप जैसे प्रिपरेशन करते हो करंट अफेयर को लिंक करके, रिपोर्ट्स वगैरह को, तो वो हम थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। कुछ एडिशनल चीज़ें भी यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो इस तरीके से हम तैयारी करते हुए चलेंगे। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट फॉर 5000 रुपीज़, एंड यू कैन एक्सेस इट बाई कॉलिंग ऑन 9198968597 एंड 67, ठीक है। तो ये तो रही डिटेल। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे, दैट इज पब्लिक चॉइस थ्योरी। पब्लिक चॉइस थ्योरी को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देती हूँ, इस थ्योरी को आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखो,
50s तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर चुका था, ये हमें पता है इवोल्यूशन वाले टाइम पीरियड में। उसके बाद में दो तरीके से डेवलपमेंट होती है, एक डेवलपमेंट होती है मैनेजमेंट के फील्ड में और एक डेवलपमेंट होती है आपका पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में। मतलब आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हो, कुछ लोग मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, एंड देन 1970 ऑनवर्ड्स हम पब्लिक पॉलिसी पैराडाइम को फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी मतलब जब 1968 में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब आप एनपीए के बारे में बात कर रहे हो, उसी दौरान क्या हो रहा है कि बेसिकली पब्लिक चॉइस जो थ्योरी है, इसको पब्लिक चॉइस अप्रोच भी बोलते हैं, पब्लिक चॉइस थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी डेवलप हो रही है 1960s में। रीजन ये रहा कि एक तो 1929 में जब मार्केट फेल होती है, यूएसए के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आता है और मार्केट या कैपिटलिज्म का फेलियर हमें देखने को मिलता है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ ध्यान जाता है, स्ट्रॉन्ग स्टेट की तरफ ध्यान जाता है, यानी स्टेट का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और जैसा आपको पता है कि स्टेट के जो फंक्शंस होंगे वो ब्यूरोक्रेसी भी वैसे ही काम करेगी, लाइक ब्यूरोक्रेसी के फंक्शन स्टेट के फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। जैसा स्टेट होगा उसी की पॉलिसीज़ को, उसी की विल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। तो स्टेट का रोल बढ़ता चला गया। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अल्टीमेटली फिर से स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, ज़्यादा रोल मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर वेलफेयर अप्रोच को हमने अपना लिया, तो फिर से स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने का नुकसान ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे कंसर्न सामने आने लगे। तो एक अल्टरनेटिव के तौर पे एक ऑफर किया गया पब्लिक चॉइस थ्योरी को, पब्लिक चॉइस अप्रोच को। तो ये हमारे सामने आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1960s, ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग विद एनपीए। ये इकोनॉमिक्स का मॉडल है बेसिकली, ठीक है। पब्लिक चॉइस थ्योरी ये कहती है कि गिव पीपल वट एवर दे वॉन्ट, जो लोगों को चाहिए वो उनको प्रोवाइड कराओ। हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? स्टेट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो कहता है कि स्टेट कहता है कि मुझे पता है सिटीजन्स को क्या चाहिए। ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है ना, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी। पब्लिक चॉइस में क्या होता है कि लेट द सिटीजन्स डिसाइड, ठीक है, लेट द सिटीजन्स डिसाइड कि उनको क्या चाहिए। तो ये पब्लिक चॉइस थ्योरी है। तो इट इज एसेंशियली अ क्रिटिक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें बहुत भारी भरकम टर्म्स आने वाली हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म के बारे में आएगा, मैथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म के बारे में आएगा। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कवर देम इन डिटेल, ओके। सो आपने ध्यान से सुनना है चीज़ों को, हम वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो ड्यूरिंग द डेकेड्स ऑफ 1960s and 1970s, there emerged a time when the bureaucracy-run governance and the role of state was highly criticized on the grounds of states inefficiency, स्पेशली जो करप्शन के बेसिस पे या इनएफिशिएंसी के बेसिस पे स्टेट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा, ठीक है। गवर्नमेंट का साइज बहुत ज़्यादा हो चुका था, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सो बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स को सजेस्ट किया गया, ठीक है। कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे, कुछ एक में ये कहा गया कि हम पॉलिटिकल पावर को डिसेंट्रलाइज करें, और वैसा ही एक रिफॉर्म मेजर था पब्लिक चॉइस अप्रोच। एक याद रखिए कि जितनी भी थ्योरीज डेवलप हुई हैं ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के तौर पे डेवलप हुई हैं, चाहे फिर वो एनपीए हो, एनपीएम हो, पोस्ट एनपीएम हो, पब्लिक चॉइस अप्रोच हो, पब्लिक सर्विस अप्रोच हो, न्यू पब्लिक सर्विस हो, न्यू पब्लिक गवर्नेंस हो, कोई सी भी थ्योरी क्यों ना हो, ये डेवलप हुई है एज पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म मेजर, ठीक है। तो आपकी जो ये पब्लिक चॉइस थ्योरी है, ये वैसे तो हमने इकोनॉमिक्स से बोरो करी है, मेनली ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, बट इट केम इनटू प्रोमिनेंस इन 1960s एंड 1970s, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो दिस टर्म पब्लिक चॉइस अप्रोच, ये आपको आइडिया हो गया कि 1960s में आती है, 1970s में प्रोमिनेंस पे आती है। आई एम सॉरी मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट कि आप इसको रिलेट कर पाओ फटाक से, ऐसा आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कब डेवलप हुई। इसके जो सबसे पायनियर थे वो थे विंसेंट ऑस्ट्रॉम। उनका कहना था कि ये जो अप्रोच है पब्लिक चॉइस अप्रोच, इट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन टू स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उनका ये मानना था कि हमें ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को छोड़ करके हमें पब्लिक चॉइस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इट्स लाइक पब्लिक चॉइस अप्रोच, उससे पहले पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी को समझे। पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी क्या कहती है
कि पब्लिक चॉइस अप्रोच अल्टीमेटली challenges the traditionally established public interest theory. What is public interest theory? It assumes that decision making in government is motivated by unselfish benevolence by elected representative और full time government employee. ये थ्योरी ये मान के चलती है कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो एमपी और एमएलएज होते हैं, या फिर जो आपके परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है. अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, सो पब्लिक सर्वेंट्स आर मोटिवेटेड बाय डिजायर टू मैक्सिमाइज सोसाइटीज वेलफेयर. अब ये आपको सुनकर ही लगेगा कि गवर्नमेंट क्या कर लेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हमारे भले के लिए सोचें. नहीं, अल्टीमेटली जब हम बहुत सारा लिटरेचर पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, या जो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखते हैं, तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अल्टीमेटली जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ग्रुप, पावर ग्रुप की तरह बिहेव करती है. एक ऐसा ग्रुप जिसके पास पावर है और वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लगी रहती है. तो इसी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है और उसका एक अल्टरनेटिव दिया जाता है पब्लिक चॉइस अप्रोच. सो इट इज प्रिंसिपली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिस्ट. देन यहाँ पर कहा गया चॉइस, कि आप लोगों को चॉइस दो. चॉइस मीन्स कंपटीशन, क्योंकि अगर आपने कहा फॉर एग्जांपल पहले क्या था, बीएसएनएल की अकेले की सिम आती थी, राइट. उसके बाद में क्या हुआ कि बाकी कंपनीज आनी स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा तो क्वालिटी बढ़ी, राइट. सो पीसीटी इंट्रोड्यूसेस कंपटीशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ बिट टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. और आई होप आप ये चीज़ फील भी कर पा रहे होंगे कि बीएसएनएल के ज़माने से अब आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें कम रेट पर आपको मिल सकती हैं, ठीक है. तो ये कंपटीशन जरूरी, एक हेल्दी कंपटीशन जरूरी है. ओके, देन जो इस अप्रोच का बेसिक फंडा है ना, बेसिक जो वी कैन से कि थ्योरी है या प्रोमाइस है इस अप्रोच की, वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को जानता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है. आप लोग अगर हमारा लेक्चर देख रहे हो तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, अगर हम लेक्चर बना रहे हैं तो ये हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, राइट. तो हर एक इंडिविजुअल अपनी सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होता है, वो अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, रैशनल पर्सन की तरह. इरेशनल नहीं, बीइंग अ रैशनल पर्सन वो अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है, वो अपने जो इंटरेस्ट है उनको मैक्सिमाइज करना चाहता है. जब यही आप अजम्पशन आप गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी पे लगाते हो, यही सेम थ्योरी आप वहां पर लगाते हो, तो पीसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. इसको अगर मैं कहूँ, पब्लिक को अगर पता है कि उनके लिए ज़्यादा बढ़िया क्या है, तो पॉलिटिशियंस को भी पता है. वो पब्लिक का क्यों सोचेंगे भाई, वो तो अपना सोचेंगे. तो आप कह रहे हो कि पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को डिसाइड करने दो, हम तो नहीं करने देंगे, हम तो ये सारी पावर सिटीजन्स के हाथों में दे रहे हैं. अल्टीमेटली यही तो पब्लिक चॉइस थ्योरी है, ठीक है. तो ये कहते हैं कि द पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स डू नॉट एक्ट आउट ऑफ बेनेवोलेंस और दे हैव द पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड. ये ऐसा नहीं होता. Rather, as an individual, rational thinker, politicians may think of actions that would help them to get re-elected or win a party ticket for election. तो होता है ना कि पॉपुलिज्म, आप अपनी इमेज को सुधारने के लिए ऐसा काम कर रहे हो, बट एक्चुअल में पब्लिक का बेनिफिट नहीं हो रहा. जैसे लोन वेवर का है, तो वो सबको पता है कि पब्लिक का बेनिफिट नहीं होगा, वो स्टेट एक्सचेकर का भी बेनिफिट नहीं है, बट वो एक पॉपुलिस्ट मेजर है. अल्टीमेटली नुकसान दोनों साइड से. अगर आपको लग रहा हो ना कि फार्मर्स को फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप लोन नहीं चुका पाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप पर भी इफेक्ट डालेंगे. अगर इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर आ रहा है तो आप पर भी आएगा, राइट. तो लोन वेवर भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन सिंस ये बहुत पॉपुलर मेजर है, ये जो इलेक्शन में पॉलिटिशियंस की बहुत मदद करता है, इसी वजह से लोग इसको फॉलो भी करते हैं, राइट. ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं मेजर प्रपोजिशंस ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी. इससे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म के बारे में बता दूं. इसका मतलब होता है मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स. इसको आप ऐसे पढ़ें, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स. लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन फर्स्ट. ओके, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स बेस्ट एग्जांपल है इसका, जो मैंने आपको बताया कि पहले बीएसएनएल अकेला सिम प्रोवाइड कराता था, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन. आप चाहो तो जियो की सिम लो, एयरटेल की लो, आप चाहो तो आइडिया वोडाफोन लो, राइट. बहुत सारे ऑप्शन आपके पास. वैसे ही अगर आप मान लो रेलवे, इंडियन रेलवे की बात करो, तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा चॉइस है नहीं. ट्रांसपोर्टेशन के मामले में अगर आप बात करें एयरलाइन की या बसेस की, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है. दैट मीन्स एक सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं. इससे लोगों को चॉइस मिल जाती है, वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो चीज़ें चूज करते हैं. तो इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ पब्लिक एजेंसी गिव्स इंडिविजुअल सिटीजन्स दी नेसेसरी चॉइस.
एंड इट इज एसेंशियली अ स्टेट्स रिड्यूसिंग एंड मार्केट एक्सपेंडिंग डॉक्ट्रिन। ये याद रखिएगा, इसमें ये कहा गया कि स्टेट को कम रोल प्ले करना चाहिए और मार्केट का रोल ज़्यादा होना चाहिए। एंड इट इज जस्टिफाइड बाय इट्स व्यू दैट गवर्नमेंट डिसीजंस मेकिंग इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सिटीजन्स इंटरेस्ट। यही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए या उसके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए नहीं, वो खुद के इंटरेस्ट के लिए होता है। सो यही चीज़ ये रिपीट हो रही है कि द पीसीए इज बेस्ड ऑन बिहेवियरल अजम्पशंस दैट ह्यूमन बींग्स आर इंडिविजुअलिस्टिक एंड रैशनल इकोनॉमिकली। ठीक है, ओके। So there are some propositions of PCT. The very first is methodological individualism. I'm sorry for any kind of background noise if you are hearing it. Okay. So let's discuss about methodological individualism. ये क्या करता है? It rejects the viewing society as an organism and consider holistic approach misleading. ग्रुप सोसाइटी आर नथिंग मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल कंप्राइजिंग देम। ये देखो इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस करता है। आप बीइंग एन इंडियन शायद इस चीज को रिलेट ना कर पाओ, बट वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से देखो, वेस्टर्न सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस करती है और कहीं ना कहीं प्रेजेंट डे 21st सेंचुरी में हम भी उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारी चॉइस, मैं, मेरी पसंद, मेरी चॉइस, मेरे डिसीजन, यही तो होता है इंडिविजुअलिज्म। जब हम सोसाइटी की तरफ सोचते हैं कि समाज की चीज़ें, ग्रुप की चीज़ें, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारी सोसाइटी, राइट, हमारा स्टेट, हमारा देश, तो ये होता है कि हम इंडिविजुअलिज्म को नहीं, हम कलेक्टिविज्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सोसाइटी को एक मानना, सोसाइटी को एक पूरा ऑर्गेनिज्म मानना, एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलना, इट इज़ रॉन्ग। हमें ये देखना होगा कि सोसाइटी एक ग्रुप नहीं है, सोसाइटी वो 100 लोगों से बनी हुई है या 1000 पीपल से बनी हुई है, वो लोग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये है, ये जो टर्म है ये मानती है कि जब आप कलेक्टिव एंटिटीज को या ग्रुप को स्टडी करते हो, अगर मान लो आपको एक क्लास को स्टडी करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मत लेके चलो, आप इंडिविजुअल पे फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली वही तो डिसीजन लेता है और वही एक सिंगल यूनिट है जहां डिसीजन बनाया जाता है और जो इंप्लीमेंट करता है। ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस आर नथिंग मोर देन द इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग देम। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी ऐसी अप्रोच मिलेंगी आपको जो ग्रुप के बारे में बात करती है, ग्रुप डिसीजंस के बारे में बात करती है। इवन जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं ना, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं हम कि ओके, ये डिपार्टमेंट में ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो हम पूरे डिपार्टमेंट को लेके चलते हैं, हम एक इंडिविजुअल को लेके नहीं चलते। लेकिन पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या कहती है कि एक इंडिविजुअल पे फोकस करो। सेकेंड है रैशनैलिटी ऑफ मैन। ये चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं हम पहले, फिर भी बता देती हूँ कि ये मानते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज डोमिनेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। Each and every individual has the ability to rank alternative in order of preference and choose the best alternative. हम सबको पता है बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे चूज करते हैं। फिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, वोटर्स, ठीक है, दे एक्ट टू मैक्सिमाइज देयर ओन गेन्स। अगर आप इसी चीज को अप्लाई करते हो, ठीक है, तो यू गेट टू नो कि इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है concept of politics as a means of exchange. Interesting. Let's try to understand. देखो, it's like कि आपको कुछ अचीव करना है, आपके कुछ गोल्स हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कुछ एंड्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, तो हम कैसे अचीव करेंगे? हो सकता है कुछ चीज़ों पे आपको बार्गेन करना पड़े, आपको कुछ एक्सचेंज करना पड़े, लेकिन ये एक्सचेंज जो है वो एक पॉलिटिकल या पब्लिक स्फेयर में हो रहा है रेदर देन द मार्केट स्फेयर। ठीक है, जैसे एक होते ना कि आप मुझे एप्पल प्रोवाइड करें, आई विल गिव यू द ऑरेंजेस, तो ये तो हुआ कि बार्टर सिस्टम हुआ, एक्सचेंज ही बोलेंगे इसको भी। एक ही होता है कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू समथिंग एंड यू विल प्रोवाइड मी समथिंग, इट्स बार्गेन। So it challenges the public interest theory. The view is that government collective decision making process will solve the social problem selflessly. It's just a romanticism in politico administrative theory. इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट बिना कुछ खुद का सोचे और जनता के भले के लिए काम करेगी, तो ये कहना था इनका कि ये सिर्फ एक सपना है, एक रोमांचक सपना है
द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अप्रोच इज स्टेट ओवरलोड। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट अप्रोच को लेके चलते हो ना, तो अल्टीमेटली स्टेट ओवरलोड हो रहा है। फोकस करना, मैं यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट अप्रोच को बोल रही हूँ। कई बार ये होता है ना कि हम कॉन्टिन्यूसली लेक्चर देखते हैं और ब्रेन काम करना बंद कर देता है। हमें ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि एक बार तो बोला कि पब्लिक चॉइस मार्केट है और यहाँ पे स्टेट का कुछ जिक्र आया। तो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस वर्ड कि हम पब्लिक इंटरेस्ट अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। लेट मी रेज दिस वन। ये मतलब आई होप वैसे तो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को। देखो, मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देता है, ठीक है। उसकी होप ये रहती है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो वो मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो इस बिजनेसमैन को भी फायदा होता है, पॉलिटिकल पार्टी को भी फायदा होता है। तो ये है पॉलिटिक्स एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। दैट्स व्हाट द थ्योरी wants to know, wants to you to know, और दिस इज व्हाट जो थिंकर्स बोल सकते हैं हम, या वी कैन से कि जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया, राइट। क्योंकि ये एक पर्सन ने नहीं प्रपोज करी, ये एक थिंकर को हम यहाँ पे क्रेडिट नहीं दे सकते। तो जितने भी पर्सन, जितने भी थिंकर्स या जितने भी स्कॉलर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस थ्योरी को डेवलप करने में, उन सारे थिंकर्स यही आपको बताना चाहते थे। दे जस्ट वांट यू टू नो अबाउट कि पॉलिटिक्स एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज से हमारा मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन एंड आई एम सॉरी इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके में कुछ फीचर्स हैं, वो मैं वैसे तो नेक्स्ट आ रहा है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले जो पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी है उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी के, ठीक है। तो इसी टॉपिक में मैंने दो थ्योरी कवर करा दी, एक पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी और एक पब्लिक चॉइस थ्योरी, ठीक है। सो द गवर्नमेंट मशीनरी बिकम्स अनविलिंगली लार्ज। इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, टैक्स बर्डन बढ़ेगा सिटीजन्स के ऊपर, और वो मोस्ट ऑफ जो टैक्स बर्डन है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट को मेंटेन करने में जा रहा है। कंपटीशन नहीं है तो क्वालिटी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। अगर गवर्नमेंट की मशीनरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी का साइज बहुत बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को खतरा है। और अगर हमारे पास किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल प्लूरलिज्म नहीं है, देन ए सिटीजन हैज़ नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो अल्टीमेटली, अगर मान लो सिर्फ बीएसएनएल ही होता, बाकी सिम की कोई कंपनी नहीं होती टेलीकम्युनिकेशन की, तो आप क्या करते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप जब तक उनको ऑप्शन नहीं दोगे, उनको चॉइस नहीं दोगे, तब तक उनके पास कोई फ्रीडम ही नहीं होगी। और अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रीडम होती क्या है, या एक्चुअल में जो हम अचीव करना चाहते हैं वो क्या है, कि आपको चुनने का अधिकार मिले कि ओके मुझे ये नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ अवेलेबल भी हो, राइट। तो इसको कंक्लूड करते हैं, फीचर्स ऑफ पीसीए, या फिर जो थ्योरिस्ट हैं पीसीए के, वो क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देम द रोल ऑफ स्टेट्स नीड टू बी मिनिमाइज्ड। जो स्टेट्स का रोल है वो कम होना चाहिए। द स्टेट मस्ट कैरी आउट ओनली दोज एक्टिविटी विच आर विद इन इट्स कॉम्पिटेंस। स्टेट सिर्फ वही काम करे जो वो कर सकता है, वो उसके लायक हो, कॉम्पिटेंस हो, ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंस में आता हो। देन द एक्टिविटीज वेयर प्राइवेट सेक्टर हैज गोट एक्सपर्टीज, ऑल सच एक्टिविटीज हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू देम। इसलिए मैंने कहा ना, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है ये, एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है। इवन इन दोज एक्टिविटी विच स्टेट मस्ट कीप विद इट सेल्फ, उसमें भी मल्टीपल एजेंसीज होनी चाहिए उस चीज़ को डिलीवर करने के लिए। और ऐसा अगर हम कंपटीशन ले आए तो ऑब्वियसली सिटीजन्स को भी फायदा, और वही तो हमें चाहिए। इफ पॉसिबल इवन दिस सर्विस शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड आउट टू प्राइवेट पार्टीज। हो सके तो जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो भी प्राइवेट पार्टीज को दे दो। इसमें कौन कौन से थिंकर्स इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। इसमें अब देखो, इसकी प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ लग सकता है, जॉर्डन टुलक आप बोलो, ठीक है। फॉर हिम स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिसी मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट ह्यूमन बीइंग आर रैशनल एंड मेनली परस्यू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। उनका ये मानना था कि जब भी हम पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिसी की स्टडी करते हैं तो हमें इन चीज़ों को मान लेना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर वो खुद के इंटरेस्ट पे डिसाइड होता है। मैं कैसे बिहेव करूँगी वो मेरे सेल्फ इंटरेस्ट पर है,
ठीक है, ये उनका मानना था। देन एंथनी डाउन्स का कहना है, उनकी बुक आई थी इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, एंड अकॉर्डिंग टू हिम उसमें उन्होंने बेसिकली इस बुक के अंदर आर्ग्यू किया था कि मोटिवेशंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफिशियल आर डाइवर्स, पावर, मनी, प्रेस्टीज, सिक्योरिटी, और इसीलिए अलग अलग ऑफिशियल्स अलग अलग चीज़ के लिए काम करेंगे। जिनको मनी चाहिए वो करप्ट ज़्यादा होंगे, जिनको पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, जिनको सिक्योरिटी चाहिए वो अलग तरीके से काम करेंगे, राइट। देन विलियम निस्कानन ये कहते हैं, इनकी जो थ्योरी है इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ आउटपुट फॉर बजट। तो इन्होंने इंडिविजुअल ब्यूरो और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस पर जिक्र किया है। हिज वर्क वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक एफर्ट टू स्टडी ब्यूरोक्रेसी विद इन अ पब्लिक चॉइस फ्रेमवर्क। देन विंसेंट ऑस्ट्रोम आते हैं, इनकी बुक थी इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था, अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मच मोर एफिशिएंट देन ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सिंपली पब्लिक को वो दो जो पब्लिक को चाहिए, प्रोवाइड पब्लिक वट एवर दे वॉन्ट, ठीक है, प्रोवाइड वट एवर द पब्लिक वॉन्ट। क्रिटिसिज्म क्या है इनका? सो पब्लिक इंटरेस्ट हैज़ बीन ट्रीटेड एज मेयर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके सेल्फ इंटरेस्ट पे ये काम करता है। इनका जो मेन क्रिटिसिज्म रहा वो ये था कि ओके पॉलिटिकल लीडर्स एंड सिविल सर्वेंट्स वो सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, बट ये क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं गलत है। जो एक्चुअल में सोशल सर्विस करते हैं उनके लिए ये गलत होगा कि हाँ ऑब्वियसली दे विल वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं ये कहना गलत होगा। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मार्केट से रिप्लेस करना, ये आइडिया इतना सिंपल है कि इसको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। Replacement of public administration by market exchange is too simplistic an idea to be taken seriously. And ये कहना कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही एम है and that is efficiency, ये गलत होगा। इसके और भी गोल्स होते हैं जैसे इक्वालिटी, इक्विटी, वेलफेयर, वैल्यू, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड ऑल दिस थिंग। देन मार्केट हैज़ नो सिंपैथी फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, और ये पुअर कंट्रीज के लिए, पुअर पीपल के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। In the early stages of development, a state may not have well-developed private sector. State is the only instrument of development there. शुरुआती दौर में आपको स्टेट लेड डेवलपमेंट पर ही रिलाई करना होता है क्योंकि आपका मार्केट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म रहे पब्लिक चॉइस थ्योरी के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस अप्रोच के बारे में, लेकिन ये कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारा जो प्रोग्राम है 5000 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स प्लस मटेरियल एंड ऑल दिस गाइडेंस एंड जो भी आपको डाउट हो वो सब आप पूछ सकते हो। आप फटाफट इसको ज्वाइन करें, ज़्यादा लेट ना करें क्योंकि ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर होने वाला है। इसीलिए थोड़ा सा हमें टाइम भी लगा था फर्स्ट टॉपिक को कवर करने में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप फर्स्ट टॉपिक बहुत जल्दबाजी में कवर करें क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है। होता ये है कि जैसे आप एग्ज़ाम पेपर देखोगे ना यूपीएससी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आपको फील होगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे। आपने बेशक पढ़ा हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बार, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपके जो फर्स्ट 3 टॉपिक है पेपर 1 के, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट, थिंकर्स पार्ट एंड बिहेवियरल पार्ट, ये अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली समझ पाओगे, डीकोड कर पाओगे। लिखना तो फिर जितनी आपकी प्रिपरेशन लेवल है उसके हिसाब से है, ठीक है। तो उसके लिए फटाफट ज्वाइन करें इस कोर्स को, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप चाहो तो मतलब डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन डिस्कस दिस थिंग विद अस एंड हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी इसको रिजॉल्व करने की। ओके देन, टेक केयर एंड कल मिलते हैं। बाय, थैंक यू। Are you looking for best study material for public administration? We provide you the self-study material. It includes total 7 PDF, notes, syllabus discussion schedule and 500 plus questions booklet with its model answers. It is available for ₹2000. You can contact us 9896859767.